हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैलाश शर्मा एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर OMG एक्सपेरिमेंट। आपका अपने चैनल डॉक्टर OMG एक्सपेरिमेंट पे एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अपन लोग अपना स्टीरियो केमिस्ट्री वाला लेसन कर रहे थे, जो कि ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। कुछ हल्का सा रहा है, वो आज अपने कर लेंगे। उसके बाद भी आप लोगों को मैंने अपना चैनल, मैंने आपको बताया था कि इसी नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, उस पर मैंने आपको आपका सिलेबस सेंड कर दिया है। वहाँ से देख लेना, अगर कुछ रहता है तो अपने और करवा देंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से आज बड़े बड़े तौर पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। कल सुबह दोस्तों 9 बजे के लिए तैयार रहना लाइव सेशन के लिए। अगर ये आज लेसन कंप्लीट हो जाता है तो कल अपनी इसकी PCM केमिस्ट्री के लिए कोई क्लास नहीं होने वाली, परसों आएगी, कल उसका डिस्कशन करेंगे अपना सारा, ठीक है। तो कल सुबह 9 बजे अपने इसी चैनल पे तैयार रहना, ठीक है दोस्तों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस चैनल पे जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और बच्चों को क्लास आगे शेयर करना। तो कल अपन लोग रेसिमिक मिक्सचर पढ़ा था अपन लोगों ने ना, रेसिमिक मिक्सचर पढ़ा था। और रेसिमिजेशन मीन्स कि रेसिमिक मिक्सचर बनाने की जो प्रोसेस है उसे ही क्या बोलते हैं, रेसिमिजेशन बोलते हैं, यानी कि रेसिमिकरण बोलते हैं। रेसिमिक मिश्रण क्या होता है, जिसके अंदर जो डेक्स रोटेट हो और लेवर रोटेटरी हो, उन दोनों को इक्वल अमाउंट के अंदर मिला देना, दोनों को बराबर मात्रा मिला देना। 50% क्या हो, डेक्स्ट्रो रोटेट को मिलाओ और 50% ही लेवर रोटेट को मिलाओ, यानी दोनों 50-50% को मिला दो। और फिर उससे होगा क्या, एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से जो लास्ट में उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी वो जीरो हो जाएगी, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। तो इस तरह अपने को क्या मिल जाएगा, कंपाउंड लास्ट में जो मिलेगा वो रेसिमिक मिक्सचर होगा, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं रेसिमिजेशन बोलते हैं। इसके आपको एग्जाम्पल बहुत सारे मिलेंगे, किसी के लिए भी एग्जाम्पल ले देना। D+ और L- को मिला दिया, हाँ सर ये लेवर रोटेट, ये रेसिमिक मिक्सचर हो गया। अब देखते हैं ये अपने को मिलते कहाँ हैं। आप लोगों ने SN1 और SN2 ये दोनों रिएक्शन पढ़ी है ना। SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन पढ़ी है। इस 1 और 2 को यहाँ भी लगाते हैं, मैक्सिमम यहीं लगाते हैं, तो अपने भी यही लिख देते हैं। तो SN1 और SN2 सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफिल है ना। तो न्यूक्लियोफाइल के सब्स्टिट्यूशन की जो रिएक्शन थी, उस रिएक्शन में इनको पढ़ते हैं। क्या था, फिर से बता देता हूँ एक बार, कि जैसे कि मान लो इस तरह कोई कंपाउंड हो अपने पास, ठीक है। इस तरह कंपाउंड हो और इस पर क्या अटैक करे, कोई इस तरह का कंपाउंड अटैक करे जिसमें से क्या निकले, वीक न्यूक्लियोफाइल। क्या निकले, वीक न्यूक्लियोफाइल निकले ना। तो वीक न्यूक्लियोफाइल निकलेगा तो क्या होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल के निकलने का टाइम SN1 के अंदर पहले Cl बाहर निकलेगा, Cl बाहर जाएगा, H2O उसको घेर लेगा। एक जो वाटर डिजोल्व कोऑर्डिनेट कंपाउंड का भी निर्माण करते हैं, जलयोजी संकुल का निर्माण करते हैं, वो सारा SN1 में आप लोगों ने पढ़ा है। जो रिवीजन करेंगे उसको फिर से बता दूंगा। लेकिन मुद्दे वाली बात क्या है कि यहाँ ये H, ठीक है, इस Cl की जगह क्या आके जुड़ गया, OH। क्या आके जुड़ गया, OH आके जुड़ गया, ठीक है। यही हुआ, ये Cl के आगे क्या आके जुड़ गया, OH जुड़ गया। लेकिन क्या ये OH ही जुड़ता है क्या, तो इस बात को देखो कि यहाँ इस टाइम इस ये कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना। ये कौन सा, इस पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, संकरण कौन सा, sp3। और sp3 होने की वजह से इसकी स्ट्रक्चर कौन सी है, टेट्राहेड्रल। कौन सी है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, यानी कि चतुष्फलकीय संरचना है। लेकिन जब यहाँ से कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होता है, पहले Cl निकलेगा, कार्ब कैटाइन बनता है, कार्ब कैटाइन बनेगा तो अब इसके पास कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है। क्या कोई लोन पेयर है क्या, नहीं है। तो इसी वजह से अब इस पर कौन सा संकरण हो गया, sp2। और sp2 संकरण की जो आकृति होती है वो इस तरह होती है, प्लेनर स्पीसीज, यानी कि प्लेन में, एक ही प्लेन में होते हैं। टेट्राहेड्रल एक प्लेन में नहीं होती, 3D के अंदर अरेंज होती है, जबकि sp2 की जो स्ट्रक्चर होती है एक प्लेन में होती है। अब ये ऐसे एक प्लेन में, अब एक प्लेन में है, तो यहाँ ये जो है, जो प्लस आपने हटाया है, इसका मतलब 3 ही, जो एक तो s बॉन्ड हो गया, एक तो s ऑर्बिटल हो गया, और 2 p ऑर्बिटल हो गए। थर्ड जो p ऑर्बिटल है वो खाली पड़ा है, यहाँ पड़ा है ना। ये नीचे भी आ सकता है OH और ऊपर भी आ सकता है। ये इस तरह, अगर आप इस कार्ब कैटाइन के स्ट्रक्चर बनाओ, आकृति बनाओ, तो वो इस तरह बनेगी, है ना। और बनने पे मालूम चल रहा है कि एक तो ऊपर भी खाली है, नीचे से भी खाली है, तो OH अटैक ऊपर भी कर सकता है और OH अटैक नीचे भी कर सकता है। समझ आ गई बात।
यानी OH ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे भी से भी अटैक कर सकता है। सर ज़्यादा कहाँ से करेगा, कम कहाँ से करेगा, या कहाँ से करेगा, कहाँ से नहीं करेगा? देखो ये ऊपर से, पहले तो मैं बता ही चुका हूँ कि ऊपर से भी कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। इस पर कोई, अब इसको क्या बोलते हैं, कई बोल देते हैं फ्रंट, इसको फ्रंट बोल देते हैं, इसको बैक बोल देते हैं। तो फ्रंट से भी कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये फ्रंट से नहीं करेगा, या ये कोई ज़रूरी नहीं है ये बैक से नहीं करेगा, ये दोनों ही तरफ से अटैक करेगा। इसीलिए आपको इस तरह के, यानी फ्रंट की तरफ से लिखा हुआ भी मिलता है, जैसे कि OH ऐसे भी मिलेगा आपको और OH ऐसे भी कनेक्ट हुआ मिलेगा। ये दोनों ही मिलेंगे, दोनों ही मिलेंगे। अब इसमें एक जो है वो है डेक्स्टर रोटेट और एक है लेवो रोटेटरी, तो दोनों का क्या मिला, मिक्सचर मिला। तो इसीलिए यहाँ से क्या मिला आपको, रेसेमिक मिक्सचर। यहाँ से किसकी प्राप्ति होती है आपको, रेसेमिक मिक्सचर या रेसेमिक मिश्रण की प्राप्ति होती है। समझ आ गई क्या दोस्तों बात, समझ आ गई क्या? लेकिन एक यहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि रेसेमिक मिश्रण में 50% आप you will mix 50% of a dextro rotatory compound and 50% of levo rotatory compound. But if we study the case of SN1 reaction, then we found that both compound are not mixed in equal amount because of यहाँ जैसे मान लो कि थोड़ी प्रॉब्लम रहती है क्या, कि अगर OH ऊपर जुड़ा था पहले, फ्रंट पे मान लो Cl जुड़ा था, फ्रंट पे क्या जुड़ा था, Cl जुड़ा था, तो अब Cl की जगह OH आने के थोड़े कम चांसेज है। चलो मान लिया कि Cl को इस तरह OH घेरे रखता है, सॉरी H2O जो है वो घेरे रखता है इस तरह, इस तरह घेरे रखता है, लेकिन फिर भी ये Cl यहीं आसपास ही मंडराता रहेगा। तो जहाँ ऑलरेडी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, तो उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल को आने में थोड़े से कुछ बैरियर्स का सामना करना पड़ता है, कुछ बैरियर्स का सामना करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं। इस वजह से क्या होगा कि इसकी बजाय फ्रंट की बजाय बैक आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर क्लोरीन पहले कहाँ था, फ्रंट पे था, तो आपको बैक पे इस बार OH आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और अगर क्लोरीन पहले बैक पे था तो अब फ्रंट पे आने के, OH के फ्रंट पे आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं आगे पास में। तो मैक्सिमम चांसेस ये रहते हैं कि ये जो है ये मोर देन 50% होता है, मोर देन 50%, है ना। अगर फ्रंट पे Cl जुड़ा था तो बैक जो होता है वो मोर देन 50% होता है, और अगर बैक पे जुड़ा था तो फ्रंट जो होता है वो मोर देन 50% होता है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, लेकिन मैंने आपको बड़ा बता दिया कि SN1 रिएक्शन के अंदर किस तरह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। किसी का कोई इश्यू इसके अंदर, SN1 रिएक्शन आप लोग देख लेना, वहाँ आप लोगों के अच्छी तरह ढंग से समझ में आ जाएगा। अब SN2 में क्या सिस्टम होता है, SN2 में कुछ ऐसा सा सिस्टम होता है, वहाँ वोल्डन इन्वर्जन होता है। क्या होता है, वोल्डन इन्वर्जन होता है। कैसे, चलिए बता देते हैं आपको। एक बात हाँ भाई ध्यान रखना कि मैंने इस तरह ये स्ट्रक्चर बनाई है। यहाँ अपन लोगों ने कहा डेक्स्ट्रो रोटेट और लेवो रोटेट मिलेगा, लेकिन ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, क्या ये कार्बन, क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है क्या? क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है क्या? नहीं है। तो इस कंपाउंड के लिए SN1 रिएक्शन के अंदर कोई डेक्स्ट्रो रोटेशन और कोई लेवो रोटेशन काम नहीं करेगा। कायरल कार्बन होना जरूरी है, तभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात होगी, प्रकाशिक समावता की बात होगी। इसका मतलब इसकी जगह कंपाउंड आपके पास क्या होना चाहिए, इसकी जगह आपके पास ये कंपाउंड होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए COOH और यहाँ होना चाहिए CH3। अगर इस तरह कंपाउंड है तो अब आपको ये कार्बन क्या मिला, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ CH3, यहाँ COOH। इट मीन्स और फोल वैलेंसी आर डिफर टू ईच अदर, सो इट कैन बी सेड दैट दिस कार्बन इज ए, दिस वन कार्बन इज ए कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन होगा तो उस टाइम आपको क्या मिलेंगे आगे, डेक्स्ट्रो रोटेट और लेवो रोटेट, यानी कि यहाँ पर OH आ सकता है, यहाँ पर भी OH आ सकता है। 50-50% मिलते हैं। अब कहते हैं 50%, लेकिन बता दिया 50 परफेक्ट 50% नहीं होता। क्यों नहीं होता ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये भी शर्त है कि यहाँ कायरल कार्बन होना चाहिए, नहीं तो SN1 हो चाहे SN1 का बाप हो, कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ। अब देखो SN2 रिएक्शन के अंदर क्या है, SN2 कायरल कार्बन तो होना ही चाहिए, ये तो शर्त है ही है। SN2 रिएक्शन के अंदर जैसे कि यहाँ चलेगा, यहाँ अब पहले बना देता हूँ, कायरल कार्बन लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ जो अटैक करेगा ना, जहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कौन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस क्लोरीन को, ऐसे क्लोरीन कहेगा मैं निकल जाता हूँ तू आ जा, ऐसे नहीं है। ऑक्सीजन ये OH जो है वो इसको कहेगा
कि तू आना है तो बैठा रहना तो बैठा रहे, जाना जा अपने तो आएंगे। और जब इसके पास है कार्बन को, इसको क्लोरीन कहे तू निकल, क्योंकि कार्बन की ऑक्सीजन जो है OH जो है हाइड्रोक्सिल है, वो क्लोरीन की तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना। क्लोरीन की कंपैरिजन में OH जो हाइड्रोक्सिल है इज़ मोर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और सेकंड ये क्लोरीन जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, OH भी लिविंग ग्रुप है, लेकिन क्लोरीन इससे भी अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये इसको बाहर निकालने का इंतजार नहीं करता। वहाँ जब ये वीक न्यूक्लियोफाइल हो तो क्लोरीन को बाहर निकलने का इंतजार होता है, लेकिन यहाँ बाहर निकलने का इंतजार नहीं होगा, OH इसको बाहर नहीं निकलने देगा। तो OH बाहर नहीं निकलने देगा, उससे पहले इसकी जगह आ जाएगा, तो क्या होगा, होगा ये कि OH तो इस बॉन्ड को बना रहा होगा। OH जब इसके साथ आ गया तो OH तो इसको बॉन्ड को बना रहेगा और क्लोरीन तोड़ रहा होगा। समझ की बात। OH तो इस बॉन्ड को बना रहा होगा, फॉर्मिंग ING फॉर्मिंग होती होगी, और क्लोरीन यहाँ से टूट रहा होगा। ये इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। कौन से स्टेट है? इट इज़ नोन एज ए ट्रांजिशन स्टेट, है ना। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, SN2 रिएक्शन का इंटरमीडिएट कंपाउंड है, मध्यवर्ती उत्पाद है। सो इट कैन बी सेड दैट इंटरमीडिएट कंपाउंड ऑफ SN2 रिएक्शन इज ए ट्रांजिशन स्टेट इंस्टेड ऑफ दैट इंटरमीडिएट कंपाउंड ऑफ SN1 रिएक्शन इज ए कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब ये यहाँ से बाहर निकल गया, अब ये वहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ OH आ गया। इस तरफ तो कोई नहीं जुड़ेगा, जुड़ने के चांसेस ही नहीं है, नहीं है या नहीं, इस तरफ से नहीं जुड़ने वाला। यानी पहले अगर आपको फ्रंट में जुड़ा था तो अब बैक में जुड़ा मिलेगा, यानी कि पहले अगर आपको डेक्स्ट्रो रोटेट मिल रहा था तो अब आपको लेवो रोटेटरी मिलेगा। अगर पहले प्लस फॉर्म थी तो अब आपको क्या मिलेगी, माइनस फॉर्म मिलेगी। आगे बात सुन में। और पहले से ऑपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाना, यानी कि अभी आपको मिरर इमेज मिल रही है, रियल में देखो तो CWH हो गया इस तरफ। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो ये मिरर इमेज टाइप मिलेगी कुछ, जैसे H की जगह इधर आ गया, ये एक Cl के साथ इस तरफ वैलेंसी थी, इस तरफ वैलेंसी आ गई, ये वैलेंसी इस तरफ हो गई। हालांकि H से CWH की जगह आना चाहिए तो पूरी इमेज बनती है मिरर इमेज, लेकिन फिर भी मिरर इमेज की तरह है, यानी कि पलट जाता है। ये क्या हो जाता है, पलट जाता है। अगर इनको ना देखो आप, अब देखो पूरा पलट नहीं रहा, पलट रहा है कि नहीं पलट रहा, पलट रहा है ना, यानी वैलेंसी तो पलट रही है। इसे बोलते हैं वॉर्डन इन्वर्जन, यानी वॉर्डन प्रतिपन। इस वॉर्डन प्रतिपन में आपको क्या होता है, अगर यहाँ रेसिमिक मिक्सचर नहीं मिल रहा, ध्यान रखना, यहाँ रेसिमिक मिक्सचर नहीं मिल रहा, अगर आपकी D फॉर्म है तो आपको L मिलेगी, L फॉर्म है तो यहाँ D मिलेगी एज ए प्रोडक्ट। बस इतनी बात मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ आपको रेसिमिक मिक्सचर नहीं मिलता, रेसिमिक मिक्सचर मिलता है SN1 रिएक्शन में। ठीक है, ये हो गया दोस्तों अपना क्या, रेसिमिजेशन और रेसिमिक मिक्सचर का टॉपिक है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि ये रेसिमिक मिक्सचर अगर मिल जाता है बाय चांस, यानी कि दोनों जो डेक्स्ट्रो रोटेट और लेवो रोटेट हो वो दोनों आपको मिल जाते हैं, तो उन दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे, है ना। तो इसे बोलेंगे क्या, रेसिमिक मिश्रण को अलग अलग करना। बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक। हो सकता है दोस्तों आज की आपको ये जो फ़ैन है इसकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे, क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर हो रखी है, और इस वजह से क्या है कि फ़ैन चलाना पड़ रहा है, वरना क्लास लंबी नहीं हो पाती। और फ़ोन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, इस वजह से जो है वो क्लास हो नहीं पाती, कंटिन्यू क्लास नहीं हो पाती। इसलिए मैंने सोचा कि आज फ़ैन चला लिया जाए, आवाज़ तो क्लियर सुनाई दे जाती है। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, तो लेकिन क्लास तो कम से कम कंप्लीट करें। रेवोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर को अलग अलग करना, इसके कई मेथड है दोस्तों, इसके कई मेथड है। सबसे पहली बात तो ये, रेसिमिक मिक्सचर जो होते हैं इनके अंदर जो कंपाउंड होते हैं उनके ऑलमोस्ट फिजिकल, जो रेसिमिक कंपाउंड होते हैं उनके फिजिकल और कौन सी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज़ ही एक जैसी होती है। रेसिमिक मिक्सचर किनका होता है, प्रतिबिंब समावेवियों का, इनेंशियोमर्स का, D+ और L- का, है ना। इसका मतलब जिनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उनका मिक्सचर, और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों ही एक जैसी होती है, होती कि नहीं होती। जैसे कि इरिथ्रो और थ्रियो स्ट्रक्चर बनाई थी, जो थ्रियो थी
वो दोनों एक दूसरे की क्या थी, इनैंशियोमर थी ना। तो इनैंशियोमर होने की वजह से अगर उन दोनों का मिक्सचर हो, इनैंशियोमर्स का, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर का, टार्टरिक एसिड के लिए जो स्ट्रक्चर बनाई थी, तो उनका मिश्रण हो तो उनको अलग अलग करने में बहुत समस्याएं आती है। कैसे कि एक तो उन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसी समस्या के लिए कुछ इस तरह के उपाय निकाले गए कि इनको ऐसे अलग कैसे किया जा सकता है। तो पहले मैंने आपको ये बता दिया कि पहले तो इन दोनों को अलग करना थोड़ा सा मुश्किल क्यों है, इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, उन दोनों को सेपरेट करना इतना मुश्किल क्यों है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहला मेथड, सबसे पहला जो मेथड है वो है, इसको बोलते हैं यांत्रिक वियोजन, यानी कि नॉर्मली इसको अलग करना, मैकेनिकल रेवोल्यूशन। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, मैकेनिकल रेवोल्यूशन, यांत्रिक वियोजन, यानी कि सेपरेट करने की रेवोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर की क्या है, फर्स्ट मेथड है यांत्रिक वियोजन। ठीक है, अब देखो आसान क्या है, इसके अंदर आसान ये है कि आपके पास जो रेसिमिक मिक्सचर है, आपके पास जो रेसिमिक मिक्सचर है उसका क्रिस्टलीकरण करना है। उसका क्या करना है, क्रिस्टलीकरण करना है, यानी कि उसके क्रिस्टल बनाने हैं। उसका क्या बनाने हैं, क्रिस्टल बनाने हैं। क्रिस्टल बनाने की नॉर्मल सा मेथड है, क्या करो, पहले फूल गर्म करो और फूल गर्म करके उसके बाद क्या बना दो, फूल गर्म करके उसको ठंडा कर दो। ठंडा करने से क्या हो जाएंगे, उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे, उसके क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल्स बन जाएंगे। अब यहाँ सिद्धांत क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल ये है कि आपके पास यहाँ कितने समावयवी हैं, 2, 2 समावयवी है ना, एक तो D+ और एक L- है ना, ये 2 समावयवी हैं। तो ये जो मेथड दिया था, इस मेथड को देने वाले थे पास्चर। कौन थे, पास्चर। इस मेथड को देने वाले थे पास्चर। तो पास्चर ने क्या कहा, PSTURE, पास्चर ने क्या कहा, पास्चर ने ये कहा कि देखो जनाब, D+ और L- अगर इन दोनों का आपके पास रेसिमिक मिक्सचर हो, इन दोनों को इक्वल अमाउंट के अंदर अगर मिला दिया गया है, इफ़ D+ एंड L- बोथ आर मिक्सड इन इक्वल अमाउंट एंड यू हैव ए रेसिमिक मिक्सचर एंड यू वांट टू सेपरेट देम, देन फर्स्ट यू हैव टू क्रिस्टलाइज दिस मिक्सचर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि इसके मुताबिक इन दोनों के क्रिस्टल का साइज़ अलग अलग होगा। क्रिस्टल का साइज़ क्या होगा, अलग अलग होगा। एक तो क्या होगा, इनमें छोटे साइज़ के क्रिस्टल बनेंगे और दूसरे में क्या होंगे, लार्ज बड़े साइज़ के क्या बनेंगे, क्रिस्टल बनेंगे। अब सर कौन से के लार्ज बने, कौन से स्मॉल बनेंगे, ये इनकी अलग अलग पर डिपेंड करता है। ठीक है, अलग अलग क्रिस्टल के लिए, अलग अलग प्रकार के कंपाउंड के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, प्लस के लिए छोटा, माइनस के लिए बड़ा। लेकिन यहाँ से क्या होंगे, आपको अलग अलग मिलेंगे। अलग अलग मिलने से क्या होगा, आप उनको बीन के अलग कर सकते हो। जैसे एक बड़ा यहाँ पड़ा है, एक छोटा यहाँ पड़ा है, तो मैंने छोटे को अलग कर लिया, बड़े को अलग उठा लिया, तो एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया। सर मालूम कैसे लेगा कौन सा प्लस है कौन सा माइनस, तो वो पोलेरोमीटर है आपके पास, उससे मालूम कर लिया जाता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी है, बुक के अंदर लिखा है, जैसे सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। कौन सा, सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। ये प्लस और ये माइनस है, बस एक के क्या बन जाएंगे, छोटे बन जाएंगे, और एक के क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल बड़े बन जाएंगे। उनको हाथ से उठा के अलग अलग कर लिया। ये सूत्र है किसका, सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट का। ये टार्ट्रिक एसिड था, अगर अच्छी यहाँ लगा दें तो, है ना, ये अच्छी इस तरफ, इस को इस तरफ लगा दिया, तो ये टार्ट्रिक एसिड, एक तरफ सोडियम लगा दो, एक तरफ अमोनियम लगा दो, वो सोडियम अमोनियम टार्ट्रिक एसिड हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड हो गया मैकेनिकल रिवोल्यूशन, सॉरी रिवोल्यूशन यानी कि यांत्रिक वियोजन। अब देखिए दूसरा मेथड, दूसरा मेथड है बायोकेमिकल मेथड। कौन सा मेथड है, बायोकेमिकल मेथड या फिर बायोकेमिकल रिवोल्यूशन, यानी कि जैव रासायनिक वियोजन। दूसरा मेथड ये है। इस मेथड की खास बात क्या है कि इस मेथड के अंदर
आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करने होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करने होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों का यूज़ करना होता है, ठीक है। अब ये सूक्ष्म जीवों का क्या काम है, ये मेथड भी पास्चर ने दिया था। किसने दिया था? पास्चर ने ही दिया था, ठीक है। सेकंड मेथड इज बायोकेमिकल रिवोल्यूशन, ठीक है। मोस्टली वी यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दिस मेथड। इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि ये किसी एक को डिस्ट्रॉय कर देंगे। डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट कर देंगे। किसको नष्ट कर देंगे? या फिर तो ये D+ को नष्ट कर देंगे या L- को नष्ट कर देंगे। समझ आ गई क्या बात? द मेन फंक्शन ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दिस प्रोसेस इज दैट दे विल डिस्ट्रॉय वन ऑफ टू आइसोमर्स D+ और L-। उन दोनों में से किसी एक को क्या कर देंगे? वो नष्ट कर देंगे, दूसरा अपने आप मिल जाएगा। दूसरा मेथड है, दूसरा जो है वो अपने आप मिल जाएगा। समझा रही क्या बात? एक को वो नष्ट कर देगा, दूसरा रह जाएगा, उसको अपने निकाल लेंगे, वहाँ से अलग कर लेंगे। एकदम आसान मेथड है, ठीक है। तो दूसरा अपना मेथड है बायोकेमिकल रिवोल्यूशन। इसके अंदर अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं। ये मेथड पास्चर ने दिया था, ठीक है। और इसके अंदर क्या करते हैं? ये एक किसी आइसोमर्स को क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे, नष्ट कर देंगे। और नष्ट करने की वजह बाद में क्या होगा? दूसरे को अलग कर लेंगे। अब इसके कुछ एक आधे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखें तो आप लोग बात करते हैं सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट की। किसकी? सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट की बात करते हैं। तो सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट की बात करें, सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट की बात करें तो इसकी भी दो, एक तो D+ और एक L-, ठीक है। बनाया था, अभी मैंने बताया था आपको बना के, COOCHOH CHOH CONH4, ठीक है। अब सर प्लस के लिए और माइनस के लिए क्या अलग अलग फार्मूला होगा क्या? नहीं, ये D+ का फार्मूला, ये L- का फार्मूला है, ठीक है। अब इसके अंदर करना क्या होता है? इसके अंदर एक तो D+ होगा और एक आपके पास रेसिमिक मिक्सचर में L- होगा। रियल के अंदर आप यहाँ जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हो वो है पेनिसिलियम। क्या है? पेनिसिलियम। ये पेनिसिलियम क्या करेगा? ये पेनिसिलियम इस D+ को डिस्ट्रॉय कर देगा। इस D+ को डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी जो राइट हैंड साइड की तरफ पीपल को रोटेट कर रहे हैं उन सभी को क्या कर देगा? पेनिसिलियम में डिस्ट्रॉय कर देगा। जो लेफ्ट में रोटेट कर रहे हैं उनको पेनिसिलियम कुछ नहीं करने वाला। तो सभी को D+ को क्या कर दिया? पेनिसिलियम में डिस्ट्रॉय कर दिया। पीछे क्या रह गया? L- रह गया, उसको निकाल लिया। बस आसान सा मेथड है। समझ आ गई बात? यानी एक एग्जाम्पल है ये इसका। सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट को कैसे अलग किया जाता है? इसको मैकेनिकल रिवोल्यूशन से भी अलग किया जा सकता है, बायोकेमिकल रिवोल्यूशन से भी अलग किया जा सकता है, ठीक है। इसी के अंदर एक और एग्जाम्पल है क्या? एमाइनो एसिड का। एक एग्जाम्पल किसका है? एमाइनो एसिड का। एमाइनो एसिड का यानी कि अमीनो अम्ल का। अमीनो अम्ल का कैसे एग्जाम्पल है कि जैसे मान लो कि एक अपने पास कोई अमीनो एसिड है, ठीक है, ये RCH COOH अमीनो एसिड की खास बात क्या होती है? एक तरफ एमिनो ग्रुप होता है, दूसरी तरफ एसिड होता है ना। इसे ज्यूट्राइन भी बोलते हैं, बिकॉज NH2 जो है ये रिप्रेजेंट करता है बेसिक नेचर को, COOH जो एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो एक ही कंपाउंड है, there is one compound which also show acidic and which also show basic property, so it is known as a ज्यूट्रोइन। ज्यूट्रोइन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ज्यूटराइन बोलते हैं। और वैसे ही बात करो तो ये क्या करेगा? यहाँ से H को रिलीज करेगा, इस पर माइनस आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो दोनों पे अलग अलग चार्ज है ना, इस अलग अलग चार्ज की वजह से भी इसको ज्यूट्राइन ही कहते हैं, ठीक है। दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये क्या हो गया? अपना एमाइनो एसिड या अमीनो अम्ल हो गया, ठीक है। इस अमीनो अम्ल मान लो कि अपने पास कौन सा है? D और L दोनों ही हैं, ठीक है। ये आपके पास मिक्सचर है, रेसमिक मिक्सचर। आपके पास क्या है? रेसमिक मिक्सचर है, ठीक है। अब आपने क्या किया? सबसे पहले इसका क्या करते हैं? एसिटिलीकरण करते हैं। क्या करते हैं? एसिटिलीकरण करते हैं।
इसकी एसिटिलेशन करते हैं, ठीक है। एसिटिलेशन करना है तो एसिटिलेशन के लिए आपको इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी, किसके साथ है, इसके साथ, यानी कि CH3 एसिटिल क्लोराइड के साथ, ठीक है, CH3COCl के साथ। तो यहाँ से क्या होगा कि एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, और उसकी जगह कौन आ जाएगा, Cl उसकी जगह नहीं, सॉरी, उसके साथ आएगा। बाहर क्या निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा। तो क्या निकल जाएगा आपके पास, HCl। यहाँ से Cl बाहर निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया बाहर, H निकल गया। तो पीछे क्या रह गया, CH3CO रह गया बाहर। तो क्या रह गया, अब CH3CO यहाँ जुड़ गया, समझ आ गई बात। अब यहाँ देखो करना क्या है, एसिटिलीकरण करना है, एसिटिलेशन करना है। एसिटिलेशन के लिए T है ना, एसिटिलेशन करना है। एसिटिलेशन के लिए आप एसिटिल क्लोराइड की, इसे बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाई तो यहाँ से क्या होगा, Cl निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, दोनों HCl को बाहर निकाल देंगे और पीछे क्या रहेगा, CH3COO, वो H की जगह जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। ये कंपाउंड बन गया। अब ये कंपाउंड बन गया तो इसमें से क्या करेंगे अपने, इसमें से फिर से वापस अपना मेथड कौन सा है, वही है बायोकेमिकल मेथड। इसके अंदर अपने क्या मिलाएंगे, वापस से बैक्टीरिया मिलाएंगे भाई। जो अपना बायोकेमिकल रिवोल्यूशन का मेथड जो है, इस मेथड के अंदर अपना काम क्या है, इस मेथड के अंदर काम है अपने किसको मिलाना, बैक्टीरिया को मिलाना। यहाँ मिलाएंगे एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। अब एमाइलेज एंजाइम के लिए क्या मिलाते हैं, यीस्ट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, यीस्ट को मिलाएंगे, ठीक है। ये क्या कर देगा, ये इसकी L- फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देगा, L- फॉर्म की डिस्ट्रॉय कर देगा। ये आपको जो फॉर्म मिली थी ये Dl+- थी, ठीक है। लेकिन इसमें से आगे क्या कर दिया, L- को डिस्ट्रॉय कर दिया, किसने, इस यीस्ट ने, किसने, इस यीस्ट ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आपके पास क्या रह गया, आपके पास जो कंपाउंड रहा है वो रहा है क्या, L- को डिस्ट्रॉय कर दिया, L- को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो बच क्या गया पीछे आपके पास, यहाँ बच गया D+ बच गया। क्या बच गया, D+। अब इस पर आप वापस क्या करवाओ, वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाओ, यानी कि जल अपघटन करवाओ। जल अपघटन करवाओगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये HOH है, ये क्या है HOH, यहाँ से OH इस CH3CO के साथ निकलेगा तो क्या बना लेगा, ये CH3COOH, एसिटिक एसिड यहाँ से बाहर निकल जाएगा और पीछे RCH COOH, और यहाँ एक हाइड्रोजन जो रह गया था, ये हाइड्रोजन इसके साथ आके जुड़ जाएगा। ये कौन सी फॉर्म मिलेगी, D+। तो स्टार्टिंग में आपके पास क्या थी, D+- Dl+- फॉर्म थी, रेशमिक मिक्सचर था, लेकिन अभी आपके पास ओनली D+ है, आपके पास क्या है, D+। तो इसके लिए करना क्या होता है, ये अलग से एग्जांपल है। अमीनो एसिड के लिए आपको एसिटिलेशन करना होता है पहले, इसके लिए एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाओ, फिर आपको क्या मिलेगा, जो कंपाउंड मिलेगा उसमें आप यीस्ट मिलाओ। यीस्ट क्या कर देगा, एक फॉर्म को, यानी कि किसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ये L- को डिस्ट्रॉय कर देगा। सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के अंदर अगर आप पेनिसिलियम मिलाते हो तो वो किसको डिस्ट्रॉय करता है, D+ को, लेकिन यहाँ यीस्ट किसको करेगा, यहाँ यीस्ट L- को करेगा। उसके बाद D+ आपको रह जाएगा और वापस हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो आपके पास ये कि ये स्टार्टिंग वाली फॉर्म मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका एमिनो एसिड का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल हो गया, एमिनो एसिड का एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ एक समस्या है, इस रिएक्शन के अंदर एक समस्या है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा बता देता हूँ। इस रिएक्शन के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप बैक्टीरिया को ना डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा बैक्टीरिया किसको किल करेगा या किसको किल नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है ना। अब बैक्टीरिया का चुनाव करना बहुत मुश्किल है, बैक्टीरिया का डिसीजन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये सबसे बड़ी समस्या है इस रिएक्शन में। दूसरा ये कि एक जो आइसोमर था आपका, वो तो आपका सारा डिस्ट्रॉय हो गया, एक आइसोमर था वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये तो उससे बड़ी समस्या हुई कि आपका नुकसान हो रहा है। और तीसरा क्या, जो ये बैक्टीरिया होते हैं ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में काम करते हैं, कंसनट्रेट सॉल्यूशन हो तो उसमें ढंग से काम नहीं करते। और इन आइसोमर्स का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना ईजी नहीं होता, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना ईजी नहीं होता, और ये कंसनट्रेट सॉल्यूशन में काम नहीं करते। तो तीन समस्या होगी। पहली क्या कि बैक्टीरिया का चुनाव करना मुश्किल, ठीक है, आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है बैक्टीरिया को। दूसरा, डाइल्यूट सॉल्यूशन में वर्क करते हैं लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन इजीली मिल नहीं पाता। और थर्ड और लास्ट कौन सा है, थर्ड और लास्ट है अपना कौन सा, कि ये जो समावेवी है अपना एक तरह का आइसोमर, ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट मेथड है कौन सा, कॉलम क्रोमेटोग्राफी
ग्राफ, रेजोल्यूशन है ही, ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो गया, और स्तंभ वर्णलेखिकी, ठीक है, ये हो गया स्तंभ वर्णलेखिकी, हिंदी में बोलते हैं इसको। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जैसे कि एक आपने क्या लिया, इस तरह का कॉलम, इस कॉलम के अंदर क्या डाला आपने? एक अधिशोषक डाला। क्या डाला? अधिशोषक। अधिशोषक यानी कि जो अधिशोषित करता है, अधिशोषण करने का काम, जैसे स्पंज अधिशोषित करता है, इसे बोलते हैं एब्जॉर्बेंट। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्बेंट, ठीक है। और आपके जो आइसोमर हैं, आपके जो आइसोमर हैं यानी कि प्लस, डी प्लस और एल माइनस, डी प्लस और एल माइनस, ये क्या है? ये है आपके एब्जॉर्बेट, यानी जिसको अधिशोषित होना है, यानी कि अधिशोष्य। क्या है ये? अधिशोष्य है, जिनको अधिशोषित करेंगे। आसान सा मेथड है कि दोनों की एब्जॉर्बेशन की क्षमता अलग अलग होती है, कोई पहले होगा कोई दूसरी बार में होगा। जैसे कि मान लो भाई कोई एक है डी प्लस क्या हो रहा है? पहले एब्जॉर्ब हो रहा है, और एल माइनस क्या हो रहा है? बाद में एब्जॉर्ब हो रहा है। या फिर जो एल माइनस है वो पहले एब्जॉर्ब हो रहा है, और डी प्लस जो है बाद में एब्जॉर्ब हो रहा है। जो पहले एब्जॉर्ब होगा वो नीचे चला जाएगा, और जो बाद में एब्जॉर्ब होगा वो ऊपर आ जाएगा। बस यहाँ से क्या कर लेंगे, इस इतने को अलग सॉल्यूशन की हेल्प से और इतने को अलग अलग सॉल्यूशन की हेल्प से क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे। दोनों को अलग अलग सॉल्यूशन की हेल्प से क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। एकदम आसान मेथड है, कोई खास बात नहीं है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एक एब्जॉर्ब पहले होता है, दूसरा एब्जॉर्ब बाद में होगा। दोनों अलग अलग एब्जॉर्ब होंगे, दोनों को बाद में यहाँ से अलग अलग निकाल के और अलग अलग सॉल्यूशन की हेल्प से क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। अलग अलग सॉल्यूशन की हेल्प से क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है कि डी प्लस ग्लूकोज जो है, डी प्लस जो ग्लूकोज है, यानी कि ग्लूकोज भी डी प्लस और एल माइनस होती है, तो इस डी प्लस ग्लूकोज को एज ए एब्जॉर्बेंट यानी कि अधिशोषक के तौर पर यूज़ करके आप कैम्फर यानी कि कपूर का जो डी प्लस और एल माइनस है उन दोनों को अलग अलग कर सकते हो। डी प्लस और एल माइनस को अलग अलग कर सकते हो। इसके अंदर क्या होता है कि एक तो क्या होगा, पहले एब्जॉर्ब हो जाएगा, दूसरा बाद में। इसके अंदर कैम्फर जो होता है एल माइनस यानी कि लेबोरेटरी क्या होगा, पहले एब्जॉर्ब होगा तो वो नीचे चला जाएगा, और डी प्लस ये क्या होगा, बाद में एब्जॉर्ब होगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब ये कॉलम होता है, इस कॉलम को पूरा पूरा यहाँ से निकाल के और अलग अलग सॉल्यूशन के हेल्प से अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। ये मेथड दिया किसने था? तो ये मेथड दिया था, उसका ध्यान रखना, वो बंदे थे, एक तो हेंडरसन और दूसरा था कर्ल। हेंडरसन और कर्ल था, ये दो बंदे थे, ठीक है। सॉरी कर्ल नहीं, ये रूल है, रूल। एक तो था हेंडरसन और दूसरा रूल। इन दो साइंटिस्ट ने ये कांड किया था कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड देने का, ठीक है। क्लास को फटाफट कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा लंबी होती जा रही है। मोबाइल का पता नहीं कब ओवरहीट की वजह से जवाब दे दें, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है केमिकल मेथड। कौन सा मेथड है? केमिकल मेथड। यानी कि रासायनिक विधि। अब केमिकल मेथड का क्या काम है? केमिकल मेथड में खास बात होती है क्या कि अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स का जो मिक्सचर है, यानी कि इनेंशियोमर का, यानी कि इसे बोलते हैं प्रतिबिंब समावयवियों का। सारे एक ही चीज़ चल रहे हैं, यानी कि डी प्लस और एल माइनस का, इन सभी का जो मिक्सचर है, ऑप्टिकल आइसोमर्स का, इनेंशियोमर्स का, प्रतिबिंब समावयवियों का, डी एल प्लस डी माइनस, इन दोनों के मिक्सचर, यानी कि इसे बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर है? रेसमिक मिक्सचर। इन दोनों को अलग अलग करने का काम कर रहे नहीं कर रहे। और इन दोनों को अलग अलग करना मुश्किल क्यों है? इन दोनों को अलग अलग करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि रासायनिक गुण और भौतिक गुण, दोनों क्या होते हैं? अलग अलग, समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होने की वजह से, सेम होने की वजह से इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। वी कैन नॉट इजीली सेपरेट ए रेसमिक मिक्सचर बिकॉज ऑफ
we know that all enantiomer have same type of chemical properties and same type of physical properties. Due to this reason they cannot easily separated. लेकिन अपने क्या कर सकते हैं, अपने ऐसे कर सकते हैं कि कोई एक ऐसा मेथड निकाल लें कि उनको किस में बदल दें, विवरिम समावयवियों में. किसमें? विवरिम समावयवी, सब विवरिम समावयवियों में बदल दें, यानी कि डायास्टीरियोमर्स में, डायास्टीरियोमर्स में कन्वर्ट कर दें. कोई ऐसा मेथड निकालें, कोई ऐसी प्रोसेस हो बीच में, उसकी हेल्प से क्या कर दें, विवरिम समावयवी या डायास्टीरियोमर्स में कन्वर्ट कर दें. विवरिम समावयवी या फिर डायास्टीरियोमर्स में कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि इनके रासायनिक गुण जो होते हैं, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो तो क्या होगी, मान लिया कि सेम होती है, लेकिन इस टाइम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, भौतिक गुण जो होते हैं, वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं. क्या होते हैं? अलग अलग. इसीलिए इनको प्रभाजी आसवन, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना, प्रभाजी आसवन और वर्णलेखिकी, क्रोमेटोग्राफी, इनसे आसानी से अलग किया जा सकता है. तो ये मेथड हो गया अपना विवरिम समावयवियों का, डायास्टीरियोमर्स का. ठीक है, अब इनको अलग कैसे कर सकते हैं अपने, या फिर इनको विवरिम समावयवी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? इसका भी एक आसान सा तरीका है, ज़्यादा नहीं है. हिल तो नहीं गया कैमरा? नहीं. इसका ज़्यादा कोई सिस्टम नहीं है. इसका इतना इजी सा सिस्टम है कि आप इसमें सॉल्ट फॉर्मेशन कर लो. क्या कर लो? सॉल्ट फॉर्मेशन कर लो, यानी कि लवण निर्माण के द्वारा. किसके द्वारा? लवण निर्माण के द्वारा. ठीक है, आसान सा मेथड है कि अपने क्या कर ले हैं कि इसके अंदर लवण निर्माण कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? लवण निर्माण कर रहे हैं, या फिर सॉल्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं. इट मीन्स ऑप्टिकल आइसोमर्स और एनेंशियोमर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू डायास्टीरियोमर्स थ्रू सॉल्ट फॉर्मेशन. सॉल्ट फॉर्मेशन, लवण निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा एनेंशियोमर्स को डायास्टीरियोमर्स में या फिर प्रतिबिंब समावयवियों को विवरिम समावयवी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और वहाँ से उनको अलग अलग किया जा सकता है. क्यों? क्योंकि उनके सारे गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण तो एक जैसे होते हैं, लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं. सर इनके सारे गुण ही एक जैसे हैं, तो इनमें क्या अलग होता है? ये मैंने बताया है कि इनकी ध्रुवण गुणकता का मान अलग होता है. ठीक है, वो मान अलग होता है. एक प्लस को एक तरफ, एक तो राइट हैंड साइड की तरफ रोटेट करता है, एक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोटेट करता है. लेकिन ऐसा नहीं है सिस्टम कि एक का मान प्लस में, एक का माइनस में. वैल्यू तो, मैग्नीट्यूड तो इनका भी समान रहता है. अगर 30 प्लस में है तो माइनस में भी 30 रहेगा. ठीक है, लेकिन प्लस माइनस अलग अलग हो जाता है ना, तो इतना फ़र्क रहता है. तो दोस्तों इसी के साथ अपना ये लेसन जो है वो स्टीरियो केमिस्ट्री का लेसन कंप्लीट होता है. हालांकि इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म रह चुकी है, वो मैंने अभी तक देखी नहीं कि सिलेबस में है या नहीं है. आप लोग देख लेना, वो सिलेबस में है ही नहीं है. सोहर्स और न्यूमैन जो फॉर्मूले हैं वो तो नहीं है. सोहर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले तो नहीं हैं, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म की भी नहीं है क्या? अगर वो है तो आप बता देना, आगे उसकी क्लास उसको भी कर देंगे. 5 मिनट का है वो भी, इससे ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है. लेकिन अपने एक बार टारगेट ये है कि जो अपना सिलेबस अपने वही करेंगे. तो आप कंफर्म करके बताना कि वो है या नहीं है. अगर वो होगा तो अपने बता देंगे, ना होगा तो यहाँ अपना चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है. अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसके साथ साथ अच्छे से नोट्स वगैरह, जिसके पास नहीं तो वो बना लिए होंगे. हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम कोई इश्यू नहीं रहा होगा. अगर कोई इश्यू है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मेरे को बता सकते हैं. इसके साथ कल सुबह 9 बजे लाइव सेशन के लिए तैयार रहना. कौन से लेसन से रिवीजन स्टार्ट करना है ये कल अपन लोग कंसल्ट करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं. तो इसके बात का ध्यान रखेंगे. कल आप सभी लोग प्रेजेंस होंगे उस लाइव सेशन के अंदर 9 बजे सुबह अपनी क्लास के अंदर. और आप में से कोई भाई बहन, किसी की बुआ का लड़का, किसी की मामी का लड़का, किसी के चाचा का लड़का, किसी के ताई का लड़का अगर 10th क्लास में भी है तो आप उसको इन्फॉर्म करोगे, और वो सुबह 9 बजे हमारी लाइव क्लास के अंदर प्रेजेंट होंगे, ताकि उनके लिए भी जो अपने लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे आगे संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से, तब भी जब कभी करेंगे तो कब से करें, कितने घंटे की क्लास रखें, कितने टाइम से रखें, तो ये सारा आपने उनके साथ डिस्कस करना है. आपके साथ भी ये डिस्कस करना है. अब नए चैप्टर के साथ एक बार कल मिलेंगे अपने लाइव सेशन में. तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद.